झारखंड एक फिल्म थिएटर हो गया है और अलग अलग मूवीज के शोज लगे हुए हैं। भागम भाग का लग रहा है शो चल रहा था। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी भाग रहे हैं, लापता हो गए। उसके बाद विधायक पहले हैदराबाद भागे, फिर फिर दिल्ली भाग गए और पता नहीं अब तो कहाँ है वो। और भागम भाग का शो हटा तो लगता है मिस्टर इंडिया का शो भी शुरू हो गया था साथ साथ। अब शादी ब्याह में जैसे दूल्हे के फूफा को आपने रूसते हुए देखा होगा ना, तो अक्सर वो खाना खाने से भाग जाते हैं, रूस गए हैं साहब। ऐसे ही हाल कुछ कांग्रेस के विधायकों का है, वो भी रूस गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए 40 घंटे तक गायब हो गए, अदृश्य हो गए थे। राज भगवान के भरोसे था। पिछले 48 घंटे से कांग्रेस के विधायक भी मिस्टर इंडिया बन गए। उनका भी कोई ठिकाना नहीं, लोग उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। शायद कोई फोन से कभी बातचीत हो जाए तो हो जाए, लेकिन जनता के लिए तो वो अदृश्य हैं। और मिस्टर इंडिया तो ये सरकारी है। तो ये अंतिम समय में विदाई की वेला में ये सिर्फ पिछड़ों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये एसटी विरोधी सरकार है, एससी विरोधी सरकार है, ओबीसी विरोधी सरकार है। अभी कुछ जो झारखंड में चल रहा है ना, वो ऐसा लगता है कि झारखंड एक फिल्म थिएटर हो गया है और अलग अलग मूवीज के शोज लगे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले तक भागम भाग का लग रहा है शो चल रहा था। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी भाग रहे हैं, लापता हो गए। उसके बाद विधायक पहले हैदराबाद भागे, फिर दिल्ली भाग गए और पता नहीं अब तो कहाँ है वो। शायद कांग्रेस आलाकमान को भी पता नहीं। और भागम भाग का शो हटा तो लगता है मिस्टर इंडिया का शो भी शुरू हो गया था साथ साथ। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए 40 घंटे तक गायब हो गए, अदृश्य हो गए थे। राज भगवान के भरोसे था, 3.5 करोड़ जनता भगवान के भरोसे थी। और पिछले 48 घंटे से कांग्रेस के विधायक भी मिस्टर इंडिया बन गए। उनका भी कोई ठिकाना नहीं, लोग उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। शायद कोई फोन से कभी बातचीत हो जाए तो हो जाए, लेकिन जनता के लिए तो वो अदृश्य हैं। और मिस्टर इंडिया तो ये सरकारी है। 4 साल तक ये सरकार अदृश्य रही। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए तो इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। तो पूरे तरीके से इन्होंने झारखंड को एक फिल्म थिएटर का शो बनाकर रखा हुआ है। हमारा मानना है कि कांग्रेस के एमएलए जिस तरीके से भागम भाग का खेल खेल रहे हैं लगातार, अभी तो कई विभागों का बजट का 50% तक खर्च नहीं हुआ। और हम इसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं। इसलिए कि जब आप बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाए और बजट खत्म होने में बमुश्किल 30-40 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप इस राज्य की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों ने इस मुद्दे पर अपनी बात मुखर नहीं की, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो सारे विधायक रूस गए हैं। अब शादी ब्याह में जैसे दूल्हे के फूफा को आपने रूसते हुए देखा होगा ना, तो अक्सर वो खाना खाने से भाग जाते हैं, रूस गए हैं साहब। ऐसे ही हाल कुछ कांग्रेस के विधायकों का है, वो भी रूस गए। लेकिन जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं, वो रूस से हैं तो अपने मंत्री नहीं बनने के कारण। तो ये झारखंड नहीं होके पूरा लाफ्टर चैनल हो गया। किसी विधायक के मुंह से आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा कि बजट का पैसा खर्च करने में सरकार को अपनी प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि ईडी डरा रही है। साहब, हम तो मानते हैं कि ईडी का डर अच्छा है। ये भ्रष्टाचारियों के मन में जांच एजेंसियों का डर नहीं होगा तो फिर तो वो फेल्ड गवर्नमेंट है। अब आप बात करें कि इनको सोते जागते ईडी नजर आ रहा है, तो आखिर क्यों? अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था साहब, तो ये तो डरने की आवश्यकता ही नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आपने गलत किया, आपको पता है कि आपके ऊपर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और मैं आपको बता दूं, जैसे इनकी एक के बाद एक कलई खुलती चल रही है ना, तो इनके भ्रष्टाचार के जो पुस्तक है उसके पहले अध्याय का तो पहला पन्ना ही पलटा गया। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और जहाँ तक ईडी के परफॉर्मेंस के बारे में ये बात करते हैं, तो मुझे लगता है आंकड़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं। इनकी सरकार जब थी यूपीए की केंद्र में, उस समय भी ईडी एग्जिस्ट करती थी। ईडी ने उस समय 5,300 करोड़ का इलीगल कैश और प्रॉपर्टी का सीजर किया था। ये जिस समय मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार शासन में थी, सिर्फ 5,300 करोड़ का। और पिछले 10 वर्षों में, उनके 10 वर्षों की तुलना में हम अपने 10 वर्ष करें, उसमें भी 1-2 महीना बाकी है, तो अब तक जो इलीगल कैश और प्रॉपर्टी का ईडी सीजर कर चुकी है वो 1,25,000 करोड़ है। अब सोचें, उनके शासनकाल से भी हम लोगों ने लगभग 25 गुना ज्यादा सीजर किया।
तो ये उनकी करप्शन के प्रति टॉलरेंस और हमारे प्रधानमंत्री जी की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस के बीच के नजरिए को स्पष्ट करता है। देखिए, और ईडी के मामले में ये कहते हैं कि ईडी सरकार का एजेंट बन के काम कर रही है, तो हमें ये बताने का कष्ट करें ना। ये तो ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए, जो लोग जेल में बंद हैं ईडी के मामलों में, कहाँ इन्हें राहत मिली। यानी प्रथम दृष्टया सर्वोच्च न्यायालय तक ने माना कि इनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो बात है, और बेल जो कहते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट मिलना चाहिए, वो बेल भी इनको नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री जी भी जेल में है, अगली सुनवाई उनकी होनी बाकी है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से पूरा करप्शन का खेल झारखंड में हुआ और एक के बाद एक उसका जो पन्ना पलटा जा रहा है ना, तो अभी एक लंबा अध्याय बाकी है। और अगर जातीय जनगणना की हम बात करें तो जातीय जनगणना हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं ना, वो उनका विकास हमारी केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। हम चालू कर सकते हैं यार। देखिए, वो सर्वोच्च प्राथमिकता में है केंद्र सरकार की, जो हमारा पिछड़ों के प्रति सोच है, उनकी जो भी विकास के लिए कदम उठाने होते हैं वो हम करते हैं। लेकिन इस सरकार को बताना चाहिए कि जब इनको पंचायत चुनाव में इन्होंने एफिडेविट किया था सुप्रीम कोर्ट में कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए हम अगला चुनाव नगर निकाय का नहीं कराएंगे, तो फिर ये चोर दरवाजे से नगर निकाय का चुनाव बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए, बिना ट्रिपल टेस्ट कराए क्यों करने जा रहे थे। तो साफ है ये ओबीसी विरोधी भी सरकार है। और ये कोई पहली बात नहीं। आप देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद जस्टिस लोकनाथ प्रसाद जी के आकस्मिक निधन के बाद 14 महीने तक खाली था, और अगस्त 2023 में इसी सरकार के कैबिनेट ने, पूर्व की हेमंत सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि जो ट्रिपल टेस्ट होगा, जो जातीय जनगणना होगी, वो हम कराएंगे ओबीसी आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग से। तो हम तो इस सरकार से जानना चाहते हैं कि अगस्त 2023 का वो कैबिनेट का निर्णय, उसके बाद फरवरी में आपने अध्यक्ष की नियुक्ति की, 8 महीने तक ये सरकार क्यों सोई हुई थी। जाहिर है ना, पिछड़ों के लिए ये सिर्फ घरियाली आंसू बहाने वाली सरकार है। इनको पिछड़ों के हक से कोई मतलब नहीं है। पिछड़ों के हक से मतलब होता साहब, तो ये पंचायत चुनाव में भी उनको आरक्षण देने की कोशिश करते और नगर निकाय चुनाव में भी आरक्षण देने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक इनके जो सहयोगी कांग्रेस है, तो उनका तो रिकॉर्ड इसमें और भी शानदार है। ये किस तरीके से पिछड़ा विरोधी रहे हैं। आपको याद होगा, मंडल कमीशन में बीपी मंडल साहब को 1978 के जुलाई में उस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया था कि पिछड़ों के लिए आप एक कुछ फॉर्मूला सुझाएं। उन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट जमा की थी। 1980 से 1990 के बीच में कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी, या हम कहें ब्रूट मेजॉरिटी, राजीव गांधी ने उस समय 400 से ज़्यादा सीटें जीती थी। इन्होंने 10 वर्षों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा था। यही इनके पिछड़े के हितैषी होने का प्रमाण है। और आप कैसे भूल सकते हैं, राजीव गांधी ने प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से 1990 में पॉइंट बाय पॉइंट मंडल कमीशन का विरोध किया था, आंकड़ों पर प्रश्न किए थे और कहा था कि यह देश को बांटने वाला प्रस्ताव है। तो आज ये घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं, तो इसमें आपको वर्तमान स्थिति का भी एक बार अवलोकन करना चाहिए। पहले इनके राज्य के कैबिनेट का हाल बता दें। बैजनाथ राम जी को मंत्री बनाने का इन्होंने प्रस्ताव दिया था राजभवन में, अंतिम समय में हटा दिया, क्योंकि ये पिछड़ा, माफ कीजिएगा, ये एससी विरोधी सरकार है। इनके सरकार में एससी मंत्रियों की संख्या 0। इनके सरकार में ओबीसी मंत्रियों की संख्या उंगलियों पर गिन लेंगे, 1, 2, उससे ज्यादा आंकड़ा नहीं जाता। और अल्पसंख्यक मंत्री को हम ओबीसी की कोटि में नहीं गिनेंगे। और हमारी सरकार में इसके उलट आप देखेंगे तो ओबीसी मंत्री केंद्र सरकार में 27 है, 12 एससी मंत्री हैं, 8 एसटी मंत्री हैं, जो आज तक आज़ादी के बाद किसी सरकार में नहीं रहे हैं। और हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। सैनिक स्कूल में, मेडिकल कॉलेजेस में, सब जगह हम लोगों ने ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। और इसके अतिरिक्त जो जम्मू और कश्मीर में धारा 370 के कारण एससी एसटी का वर्ग आरक्षण से वंचित था, हमने वो भी हटाकर उनको आरक्षण देने का कार्य किया। तो ये साफ है कि किस तरीके से ये सरकार ओबीसी के लिए सिर्फ लिप सर्विस करती है। ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इनको पता है
अभी इन्होंने क्या किया, कार्मिक विभाग साहब करेगा, अब एक एसओपी बनेगा यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फिर वो लागू होगा, फिर वो पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाएगा, तब पिछड़ा वर्ग आयोग शायद कुछ निर्णय लेने की स्थिति में हो, तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगा लोकसभा चुनाव का। तो ये अंतिम समय में विदाई की वेला में ये सिर्फ पिछड़ों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये एसटी विरोधी सरकार है, एससी विरोधी सरकार है, ओबीसी विरोधी सरकार है। और एसटी तो मैं इसलिए कहता हूं ना कि कोई माइनिंग लीज देने की बात होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ले लेते हैं, अपने परिजनों को दे देते हैं। मैं परिजनों का नाम रिपीट नहीं करना चाहता, विधायक प्रतिनिधि की पत्नी को दे देते हैं, अपने कॉकस के लोगों को दे देते हैं, लेकिन किसी आम आदिवासी को नहीं देते। तो ये पूरे तरीके से फेल्ड गवर्नमेंट है। और हमारा मानना है कि जातीय ओबीसी के हम जो उनका उत्थान है उसके लिए पूरे तरीके से समर्पित है, लेकिन सरकार को जवाब देना चाहिए कि इनको 4.25 वर्ष का समय क्यों लग गया जातीय जनगणना का आदेश देने में, वो भी तब जब लोकसभा का आचार संहिता किसी भी समय लग सकता है। और आदेश हुआ, अभी तो मैंने कहा ना एसओपी नहीं बना, फिर ये जाएगा, सर्वे होगा, तो ये इनको पता है, एक इनके पास सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने का जरिया है और कुछ नहीं। धन्यवाद। The follow-up.in. Like.